नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर हूं हर साल की तरह इस साल भी अलविदा 2024 के इस खास सेगमेंट के साथ। कहते किसी भी गुजरते वक्त के साथ जब वक्त गुजरता है तो उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है और 2024 का ये साल भी काफी यादगार लम्हों के साथ रहा तो कुछ हताश कर देने वाले पलों से भी भरा रहा। इस खास सेगमेंट में हम आपको इस साल की कुछ बड़ी खबरों से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसमें राजनीति, बनभूलपुरा कांड, देहरादून ओएनजीसी सड़क हादसे समेत कई बड़ी खबरों का जिक्र। साल 2024 राजनीति के लिहाज से यादगार रहा है, चाहे फिर केंद्र हो या प्रदेश। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से केंद्र की गद्दी पर विराजमान हुई और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भी कमल खिला है। चुनाव के वक्त ग्राउंड जीरो पर रहकर पल पल की खबरों पर नजर बनाए रखने वाले देहरादून से हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल क्या कुछ बता रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड में एक बार फिर ऐतिहासिक साबित हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार 5 की 5 लोकसभा सीट पर जीत हासिल हुई। टिहरी लोकसभा सीट से जहां माला राजलक्ष्मी शाह ने फिर से जीत दर्ज की, तो वहीं पौड़ी लोकसभा सीट से पहली बार अनिल बलूनी को लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हुई। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार लोकसभा सीट पर भाजपा ने उम्मीदवार को बदला और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से सांसद का चुनाव जीत गए। अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने फिर से अजय टम्टा पर भरोसा जताया और अजय टम्टा चुनाव लोकसभा का जीत गए और केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने मंत्री पद की शपथ भी ली। नैनीताल लोकसभा सीट से अजय भट्ट एक बार फिर से चुनावी मैदान में थे और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर एक बार फिर से जीत हासिल हुई। इस तरीके से अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लोकसभा चुनाव फिर से उत्तराखंड में ऐतिहासिक साबित हुआ। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद 3 सीटों पर उपचुनाव भी हुए। मंगलोर, बद्रीनाथ और केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराए गए, जिसमें 2 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। अब ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में थी या कमजोर रणनीति भारी पड़ी, लेकिन मंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में बाजी कांग्रेस के हाथ लगी। लेकिन केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस को फिर से शिकस्त खानी पड़ी। उपचुनाव के दौरान क्या कुछ हलचल देखने को मिली, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत सिंह। साल 2024 में उत्तराखंड की विधानसभाओं में कुछ दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। बात करें बद्रीनाथ, मंगलौर और केदारनाथ विधानसभा सीट की तो दोनों ही जगह भाजपा और कांग्रेस में कुछ दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। बात करें मंगलौर सीट की तो वहां पर 2023 में जो वर्तमान विधायक थे सरवत करीम अंसारी, उनका देहांत होने के बाद मंगलौर सीट वैकेंट हो गई और वैकेंट होने के बाद वहां उपचुनाव जैसी स्थिति पैदा हुई। मंगलौर की सीट की बात करें तो वहां पर काजी निजामुद्दीन एक तरह से जो प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा था, तो वहीं भाजपा की तरफ से जो करतार सिंह बढ़ाना है उनको बाहर से आयातित प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने लाया गया। तो वहीं जो मंगलौर की जनता है उन्होंने कहीं ना कहीं हाथ के निशान पर अपना समर्थन दिया और कांग्रेस वहां पर विजयी हुई। बात करें वोटिंग परसेंटेज की तो वहां पर 422 वोटों से जो काजी निजामुद्दीन हैं उन्होंने वहां पर अपनी जीत दर्ज करी और करतार सिंह बढ़ाना को वहां पर हराने का काम किया। और वहीं अगर बात करें हम बद्रीनाथ सीट की, बद्रीनाथ सीट पर एक दिलचस्प मोड़ आया जिसमें जो कांग्रेस के विधायक थे राजेंद्र सिंह भंडारी, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा का दामन थामते ही वहां की जो स्थिति है वो भी उपचुनाव जैसी हुई और जब उपचुनाव हुए तो जनता ने वहां पर जो समर्थन दिया वो कांग्रेस को दिया। और बात करें हम जो कांग्रेस प्रत्याशी थे लखपत सिंह बुटोला, इनका कार्यकाल काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस को समर्पित रहा और प्रवक्ता के रूप में उन्होंने कार्य करा और कार्य करने के बाद जो जनता के बीच लगातार वो बने रहे, यही कारण है जो जनता ने उन पर भरोसा जताया और करीबन 5222 वोटों से लखपत सिंह बुटोला ने राजेंद्र भंडारी को हराने का काम किया।
और अगर वहीं दूसरी ओर देखें हम, केदारनाथ जो विधानसभा सीट है, जो शैला रानी रावत है, काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही थी, बीमारी के चलते उनका देहांत हुआ, तो वहाँ भी कुछ उपचुनाव जैसी स्थितियाँ पैदा हुई। उपचुनाव के वक्त जो वहाँ पर जो भाजपा है उनका पूरा जो है फोकस इस वक्त जो था वो सिर्फ किस तरह से केदारनाथ जो उपचुनाव है वो जीता जाए। केंद्र के जितने भी मंत्री थे उन्होंने अपना पूरा फोकस केदारनाथ विधानसभा सीट पर लगा दिया। केदारनाथ विधानसभा सीट पर लगाने के बाद कई तमाम प्रकार की जो घोषणाएं थी वहां पर वो घोषणाएं की गई। उसके बाद जो प्रत्याशी के रूप में वहां पर कभी जो लंबी लाइन थी, लंबी लाइन में से जो चुना गया वो आशा नौटियाल को चुना गया। आशा नौटियाल के बाद जो सामने प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस की तरफ से थे वो थे मनोज रावत। मगर जो इस बार जो है वहां पर क्योंकि पूरा फोकस भाजपा का चुनाव जीतने में था, उसके बाद पूरा दमखम इस चुनाव को जीतने में भाजपा ने लगाया। कांग्रेस ने भी कड़ी मशक्कत करी, कई मुद्दे उठाए। मुद्दे उठाने के बाद कई ऐसे मुद्दे थे मंदिर को लेकर, सोना चोरी को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दे उठाए। मगर जनता का जो रुझान था, वो जनता का रुझान और जो पलटा भारी था वो भाजपा का हुआ। और वहीं बात करें तो लगभग 5,000 से ज़्यादा वोटों से जो मनोज रावत है, कांग्रेस प्रत्याशी थे, आशा नौटियाल ने उनको हराने का काम किया। तो ये हमने आपको बताया किस तरह से 2024 में जो विधानसभाएं हैं, 3 विधानसभाएं, उसमें उपचुनाव हुए, परिणाम क्या रहे और किस तरह से जनता का रुझान रहा और किस तरह किसी ने वहां पर जीत हासिल करी तो किसी को हार का सामना करना पड़ा। राजनीति की बात हो रही है तो निकाय चुनाव को भला कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि जाते जाते साल 2024 में आखिरकार निकायों में आरक्षण तय हुए और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हुआ, जो कि पिछले 1 साल से अटका हुआ था और प्रशासक 1 साल से निकायों का जिम्मा संभाल रहे थे। निकाय चुनाव को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वकील अहमद। इन दिनों राजधानी देहरादून में निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि 23 तारीख को चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का ऐलान किया था कि आने वाली 23 तारीख को नगर निगम के चुनाव होने हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये जाता है कि 2024 में ऐलान किया गया, 2025 में चुनाव संपन्न होने हैं। एक बात और यहाँ पर जो है ना मैं आपको बता दूँ कि 5 साल पूरे होने के बाद लगभग 1 साल तक प्रशासक नगर निगमों को चलाते रहे हैं, जिससे जो है ना आम जनता पर भी काफ़ी कुछ जो है ना फ़र्क भी पड़ा है। और आम जनता को इस चीज़ का काफ़ी लंबे अरसे से इंतज़ार था और वो 1 साल का इंतज़ार करने के बाद अब वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। 2024 में चुनाव की घोषणा हुई थी, 2025 में चुनाव संपन्न होने जा रहा है। क्या कुछ सरगर्मियां तेज होंगी और कैसा चुनाव रहेगा, लेकिन एक उम्मीदें जनता को ये सबसे ज़्यादा थी कि 1 साल का जो अरसा उन्होंने एक परेशानी के दौरान जो गुजारा है, जो रुके हुए काम थे वो संपन्न नहीं हो पाए थे, लेकिन अब चुनाव होने के बाद उस काम को एक विकास के नए आयाम मिलेंगे, विकास को गति मिलेगी। अब आगे आने वाला वक्त जो 2025 का होगा उसमें कौन पार्षद नया बनता है और कौन देहरादून की कमान मेयर के तौर से संभालता है, ये आगे आने वाला 2025 का जनवरी में वक्त ही बताएगा कि कौन यहाँ पर मेयर है। जहां एक तरफ राजनीति के लिहाज से साल 2024 यादगार रहा, तो हल्द्वानी का बनभूलपुरा कांड साल 2024 पर अपनी एक काली छाप छोड़ गया है। दरअसल हल्द्वानी में बनभूलपुरा कांड 8 फरवरी को हुआ था। इस दिन अदालत के आदेश पर स्थानीय प्रशासन की टीमें बनभूलपुरा इलाके में सरकारी जमीन पर बने एक अवैध मदरसे को ध्वस्त करने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान पूरे इलाके में एक दंगा भड़ गई। पूरे इलाके को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया और इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल थे।
पत्थरबाजी, खून, बदहवासी, बचाने चिल्लाने की आवाजें और फैलती आग। 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के वनभूलपुरा में हिंसा की घटना काफी भयावह थी। अतिक्रमण हटाने गई स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम पर अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी की और देखते ही देखते वहां वनभूलपुरा के थाने को आग लगा दी। इस दौरान करीब 6 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी, पत्रकार व आम जनता घायल हुए। जिस अतिक्रमण की जमीन से ये हिंसा भड़की थी वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और उपद्रवियों को गोली मारने के स्थानीय प्रशासन ने आदेश भी दिए। इस मामले पर लगातार कार्रवाई की गई, जांच बिठाई गई और कई सारे उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया। फिलहाल इस घटना को करीब 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन साल 2024 में हल्द्वानी के वनभूलपुरा की ये घटना एक भयावह याद के रूप में सभी लोगों के दिलों में कैद हो गई है। वहीं हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में हुए दंगों के बाद सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान से उसकी वसूली करने के लिए धामी सरकार द्वारा एक दंगारोधी कानून भी बनाया गया था। इस कानून का मकसद दंगों के दौरान लोगों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकना था। साथ ही कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति आंदोलन, दंगे या बंद में संपत्ति को नुकसान पहुंचा है तो इसकी जो भरपाई है वो भी उन आंदोलन में शामिल नेता और लोगों से ही की जाएगी। क्षतिग्रस्त संपत्ति की भरपाई के अलावा 8 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान भी है। साल बीता, वक्त भी गुजरा, लेकिन ये गुजरता वक्त कुछ खुशियां तो कुछ आंसू दे गया। अल्मोड़ा बस हादसा आप सभी को याद होगा। 36 लोगों की कुर्बानी लेने वाला ये हादसा 4 नवंबर की सुबह उस वक्त हुआ था जब पौड़ी से रामनगर जा रही बस अचानक अल्मोड़ा के मारचूला क्षेत्र में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी और देखते ही देखते चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी। वहीं दूसरी तरफ राजधानी देहरादून में भी ओएनजीसी सड़क हादसा हुआ जो कि बेहद ही दर्दनाक था, जिसने न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश को भी हिलाकर रख दिया। 11 और 12 नवंबर के बीच की वो काली रात उन 7 युवकों के लिए काल बनकर आई थी जो लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे और अचानक एक कंटेनर का शिकार हो गए, जिसमें 6 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी और एक युवक आज भी जिंदगी और मौत के बीच जंग की लड़ाई लड़ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान। 11 नवंबर की वो दर्दनाक हादसा जो देहरादून बल्कि पूरा भारतवर्ष भूल नहीं सकता। जी हाँ, हम उसी चौक पर खड़े हैं जहाँ पर 11 नवंबर की देर रात को वो हादसा हुआ था, जहाँ एक इनोवा कार और कंटेनर की टक्कर में 6 युवा की मौत हुई थी और वहीं एक युवक उनका जो साथी था वो आज भी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हादसा होता है, हादसे के बाद जिला प्रशासन या फिर देहरादून पुलिस जागती है, एक्शन मोड में आती है, पूरे हादसे की जांच की जाती है। हादसे में पूरा जो निकल के आता है वो ओवर स्पीड आता है, जिसके बाद में देहरादून पुलिस एक्शन मोड में आती है। एक्शन मोड में आने के बाद जो देर रात है चेकिंग अभियान शुरू कर देती है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगा के चेकिंग अभियान चल रहा है। ड्रिंक एंड ड्राइव चल रहा है। अगर कोई शराब पीता मिलता है उनकी गाड़ियाँ सीज की जा रही है। कुल मिला के पूरी की पूरी जो रात की जो लोग घूमते हैं, जो शराब पी के चलते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर हम जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन भी इस हादसे के बाद जागा और उसने भी कार्रवाई शुरू करी। कार्रवाई शुरू करने के बाद में जितने भी रेस्टोरेंट है, बार है, जितना भी होटल्स हैं, सब 11 बजे तक की अनुमति उनको दी गई है। 11 बजे के बाद सबकी चलानी कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि ये हादसे हैं उन पर रोक लग सके। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने जितने भी मुख्य चौराहे हैं देहरादून के, उन पर इस तरह के, जिस अभी तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे कि इस तरह के स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, जिससे कि जो स्पीड है उन पर नियंत्रण किया जा सके और जो जिस तरह से ये हादसा हुआ है उस पर भी कुछ रोकथाम की जा सकी है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच की गई थी, अलग अलग विभागों ने जांच की। परिवहन विभाग ने जांच करी है, बेंगलोर की एक कंपनी थी JPRI, उसने भी जांच की थी। तो जांच में सब कुल मिला के यही निकला था कि जो गाड़ी थी इनोवा कार पूरे शहर में धीमी गति थी, लेकिन जहां हम खड़े हैं इसी रोड पे उसकी स्पीड लगभग 150 से अधिक हो गई थी, जिससे ये हादसा हुआ था। हालांकि जिला प्रशासन और दून पुलिस लगातार अभियान चला रही है। अब देखने वाली बात यही रहेगी
कि जिस तरह से यह हादसा हुआ था उसमें कितना रोकथाम लगती है। उत्तराखंड में हर साल फायर सीजन को लेकर खूब तैयारियां की जाती है ताकि वन संपदा को राख होने से बचाया जा सके, लेकिन धरातल पर उन तैयारियों का कोई असर नहीं देखने को मिलता है। इस साल भी फायर सीजन में कई हेक्टेयर जंगल खाक हो गए। इतना ही नहीं, वन अग्नि में अल्मोड़ा जिले के बिनसर में 4 वन कर्मचारियों की झुलसकर मौत हो गई थी। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर के 10 से ज्यादा लोगों की भी मौत हुई थी। वन कर्मचारियों की मौत पर धामी सरकार को काफी फजीहत झेलनी पड़ी। हालांकि सरकार ने इस घटना पर बड़ा एक्शन लेते हुए कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी की थी। हर साल की तरह चारधाम यात्रा के दौरान बरसाती सीजन जरूर पड़ता है और हर साल की तरह तीर्थ यात्रा में मानसून विघ्न जरूर डालता है। इस बार भी 31 जुलाई की रात अतिवृष्टि और भूस्खलन होने से केदारनाथ पैदल मार्ग 13 से ज्यादा जगहों पर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसमें 15,000 से ज्यादा जो तीर्थ यात्री धाम पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे वो अलग अलग जगहों पर फंस चुके थे। प्रशासन ने यात्रा स्थगित की और सभी तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का जिम्मा उठाया और फिर क्षतिग्रस्त मार्ग को दुरुस्त करने का कार्य युद्ध स्तर पर चला, जिसका नतीजा ये रहा कि 26 दिन के बाद ही यात्रा को एक बार फिर से सुचारू कर दिया गया था। वहीं जाते जाते इस साल में धामी सरकार ने शीतकालीन चारधाम यात्रा को शुरू करने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले में न सिर्फ तीर्थ यात्रा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यटन कारोबारियों को भी फायदा होगा। शीतकालीन चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालु शीतकालीन प्रवास स्थलों पर दर्शन कर सकेंगे, जिसमें मां गंगा के दर्शन शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में होंगे। मां यमुना की पूजा शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली में होगी। बाबा केदार के दर्शन शीतकालीन प्रवास स्थल ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में होंगे और बाबा बद्री विशाल के दर्शन ज्योतिर्मठ में होंगे। 2024 में उत्तराखंड की धामी सरकार ने कई बड़े और अहम फैसले लिए। इनमें से एक रहा शीतकालीन चारधाम यात्रा का। जी हां, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर जो श्रद्धालु अब तक आते रहे उन्हें सिर्फ 6 महीने ही दर्शन करने का मौका मिलता रहा, लेकिन धामी सरकार ने प्लान बनाया और श्रद्धालुओं को एक अच्छी खबर दी कि अब वो 12 महीने यानी कि पूरे साल भर चारधाम यात्रा कर सकते हैं। शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत 2024 जाते जाते ही धामी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया, जिसकी हर तरफ सराहना की गई। श्रद्धालुओं ने इसका स्वागत किया और वो काफी उत्साहित भी नजर आए। हालांकि ये बड़ा फैसला लेना सरकार के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि विपक्ष की नाराजगी का और आक्रोश का सामना धामी सरकार को करना पड़ा, क्योंकि धामी सरकार ने जब शीतकालीन चारधाम यात्रा को शुरू करने का प्लान तैयार किया तभी से ही विपक्ष ने कई सवाल दागे। विपक्ष ने सीधे तौर पर यह कहा कि जो सरकार 6 महीने चलने वाली यात्रा में व्यवस्था सही तरह से नहीं कर पाती, आखिर वो पूरे साल भर चलने वाली यात्रा की व्यवस्था कैसे कर पाएगी। यहाँ कथनी और करनी में फर्क है। विपक्ष ने सीधे तौर पर निशाना साधना शुरू किया, लेकिन धामी सरकार ने अपने कदम पीछे नहीं रखे। धामी सरकार ने भी ये बताया कि जो फैसला वो लेते हैं उस पर लगातार काम किया जाता है। और हमने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे आकर ये बड़ा फैसला लिया और श्रद्धालुओं को अच्छी खबर दी, अच्छी जानकारी दी, जिसका श्रद्धालुओं ने भी तहे दिल से स्वागत किया और धन्यवाद भी किया। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्योंकि ठंड के समय में श्रद्धालु अलग अलग जगह से आते हैं, मौसम में बदलाव होता है, तब्दीली होती है, ऐसे में कई तरह की व्यवस्था धामी सरकार को करना बेहद ज़रूरी है यात्रियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। तो क्या वो उस तरह से व्यवस्था हो पाती है या फिर नहीं, क्योंकि इस बार अगर हम बात करें जब चारधाम यात्रा शुरू हुई थी तब आपको भी याद होगा अनियमितताओं की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी, कई खामियां पाई गई थी, जिसके बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था, सरकार की किरकिरी हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद फ्रंट फुट पर आए और उन्होंने मोर्चा संभाला। व्यवस्था करने के लिए बीच में चारधाम यात्रा रोकी भी गई थी, यात्रियों को इंतजार भी करना पड़ा था, जिसके बाद सरकार की व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े हुए थे। उसी को आधार मानते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने
शीतकालीन चारधाम यात्रा पर सवाल खड़े करने शुरू किए। हालांकि देखना होगा ये जो चुनौतीपूर्ण है सरकार के लिए, इस पर किस तरह से काम किया जाता है। क्या विपक्ष के आरोप सही साबित होते हैं या फिर सरकार की व्यवस्था सही तरह से नजर आती है। साल 2024 की ये वो बड़ी घटनाएं थी जो पूरे साल भर चर्चाओं में रही। उम्मीद है 2025 का सफर आपके लिए और हम सब के लिए खुशियों से भरा होगा। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।